नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में अब से कुछ ही देर पहले दौर का चुनाव प्रचार थम गया है और इस दौरान सभी दलों के स्टार कैंपेनर मैदान में नजर आए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रैलियों का रेला लगा दिया। उनकी आज 13 जनसभाएं हुई। वो जनसभाओं की संख्या में रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रैलियां की हैं। नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में रैली की और आरजेडी पर फिर से तीखा हमला बोला। कहा कि विरोधी सिर्फ आरोप लगाने के लिए कह रहे हैं कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है। रोजगार से लेकर के नौकरी से लेकर के शिक्षा तक आप भले ही कोई बोलता रहे, जान लीजिए ये सब में कोई दम नहीं है, कोई काम नहीं किया। जिनको किसी चीज की जानकारी नहीं, अनुभव नहीं है, अपने सलाहकारों के माध्यम से कुछ भी बोलना और मेरे खिलाफ बोलना, हमको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेरे खिलाफ बोलने वालों को खूब प्रचार करने का मौका मिलता, कर लो प्रचार, हमको क्या लेना देना उससे। हमको अपने प्रचार से मतलब नहीं है। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बेटा बेटी, उसी को परिवार मानते हैं। और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये काम करते जाए हैं, आगे भी करेंगे। आप मौका दीजिएगा तो यही हम आपके बीच में आए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगाया, गरीबी नहीं मिटाया, वो अगला 5 साल काम करेंगे। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुंह आकर मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वहीं रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार दे देते तो बिहार में रहता, कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता तो बिहार में रहता, अच्छा अस्पताल बनता तो बिहार में रहता। कि यही बिहार की धरती पर 15 साल पहले कोई चुनाव लड़ने आता था तो वो क्या भाषण देता था? वो भाषण देता था कि हम ई जात बा, ऊ जात बा, हम गंगा के ई पार बा, हम गंगा के ऊ पार बा, हम हिंदू बा, मुसलमान बा। करते थे कि नहीं करते थे बताइए? समाज को बांट करके चुनाव लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? इस पार से उस पार की लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? ये नरेंद्र मोदी जी जब से भारत की राजनीति में आए तब से भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली और विकास की नई कहानी लिख डाली। इस बात को हमको समझना चाहिए। बिहार चुनाव में ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट में AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार का वोटर आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी का गुलाम नहीं है। NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी नहीं थी तो क्या चुनाव जीत गए थे। बिहार में ये कहा जा रहा है कि आप वोट काटने के लिए आपकी पार्टी लड़ रही है इलेक्शन। पार्लियामेंट के चुनाव में 40 लोकसभा की सीट है, 39 पर आपने क्यों हारा? मैं जाकर कैंडिडेट खड़ा किया था वहाँ पे। शर्म आनी चाहिए लोगों को झूठा इल्जाम लगाने की। इनमें इंटेलेक्चुअल एरोगेंस और करप्टनेस और डिसऑनेस्टी है, इसीलिए इनको अपने गिरेबान में झांक नहीं सकते। गर्दन बड़ी मोटी हो गई। किशनगंज की एक सीट पर हम लड़े, वहाँ पर कौन जीता? बीजेपी जीती। कौन जीता वहाँ पर? महाराष्ट्र का इलेक्शन कौन जीता? आपने शिवसेना से अलायंस कर लिया, शिवसेना को सर्टिफिकेट दे दिया। तीसरी बात, 190 पार्लियामेंट की सीटों पे बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ, 170 पे बीजेपी जीती, हम थे वहाँ पर। इनकी ये दिमाग की फुतूर है, इनका इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, इसलिए हार रहे हैं लोग। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि वोटों का बंटवारा होगा? कौन? क्या वोटर क्या किसी का होस्टेज है? कोई गुलाम है? हम क्या ज़हनी गुलाम है? लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। क्या बिहार का वोटर किसी का होस्टेज है? क्या किसी का गुलाम? बिहार का वोटर बाशऊर है, वो वोट देगा, उनको वोट देगा जो काम करने के लिए तैयार है और उनका रिकॉर्ड देखकर देखेगा। क्या काम किया 15 साल? कौन सा काम किया? 15 साल अगर काम करते तो इतना बोलना पड़ता था?
आज जोर शोर से मनीष आखिरी दौर पहले चरण के जो आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, तो इस प्रचार में क्या खास नजर आया? प्रचार में कौन छाया रहा? नीतीश कुमार हर जगह बड़े डिफेंसिव दिखते हैं, नाराज होते दिखते हैं। तेजस्वी बहुत जोश में नजर आ रहे हैं अब बिल्कुल। असदुद्दीन ओवैसी भी वहां पर आज पहुंचे थे। कैसा रहा आज का प्रचार? देखिए, भले ही आज प्रचार का पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन हो, लेकिन बहुत सारे जो स्टार कैंपेनर हैं वो दूसरे चरण में जो विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार होना, जो जहां मतदान होना है उसके उन क्षेत्रों में प्रचार कर रहे थे। नीतीश कुमार ने आज जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया उन सभी क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने आज फिर से धुआंधार प्रचार शुरू किया। उन्होंने 13 सभाएं की और अभी अंतिम में वो अपने राघोपुर में, चूंकि राघोपुर उनके विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान होना है, तो वहां वो हर दिन अब अपनी आखिरी लैंडिंग लेके करीब 4 से 5 घंटा उन ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। जहां तक स्टार प्रचारकों का सवाल है, बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से प्रचार की कमान जेपी नड्डा ने, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने संभाली है। लेकिन अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक भी सभा नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ही दिन में 3 सभाएं हुई हैं और 28 तारीख जिस दिन दूसरे चरण का मतदान होगा, फिर उनकी 3 सभाएं दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 2 सभाओं में नीतीश कुमार खुद भी उपस्थित रहेंगे। लेकिन अभी तक जो रुझान है उससे तो यही लगता है कि असल लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी से ज़्यादा नीतीश बनाम बीजेपी है। और नीतीश को अगर चुनाव प्रचार के दौरान गुस्सा आ रहा है, वो अपनी खींच तेजस्वी यादव का नाम लेके उतारते हैं, तो दरअसल उनका असल गुस्सा बीजेपी के समर्थित या बीजेपी के संरक्षण में जिस प्रकार से चिराग पासवान उनके ऊपर हर दिन हमला बोलते हैं उस पर कुछ ज़्यादा है। और नीतीश कुमार को, उनके पार्टी के समर्थकों, वोटरों को इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है कि चिराग पासवान जो भी कर रहे हैं, जो भी उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, वो सब बीजेपी की असल में समर्थक हैं। बल्कि कल तो कन्हैया कुमार ने हमसे बातचीत करते हुए हमारे कार्यक्रम हम लोग में ये कहा भी कि बीजेपी ने चिराग रोशन कर लिया है, अपने घर को रोशन कर रहे हैं और नीतीश कुमार के घर को आग लगा रहे हैं। तो ये साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं। ये जो पहले चरण का चुनाव है मनीष, इस इलाके में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि किसका जोर है? कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो गढ़ कहा जा सकता है कुछ पार्टियों का, इस इलाके में क्या आपको लग रहा है, क्या खासियत है यहाँ पे? नगमा, आपका सवाल थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन मैं आपके जवाब में बता दूं कि जो भी तीनों चरण में जो मतदान होंगे उसमें 2 ही चीज़ होगी कि अगर आमने सामने तो एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जहां पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे, वहां पर देखना यह होगा कि बीजेपी का जो वोट है, बीजेपी का जो समर्थित जातियां हैं, वो चिराग के उम्मीदवारों की तरफ ज़्यादा वोटिंग करते हैं या नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को अपना समर्थन पहले की तरह देते रहते हैं। इसी के ऊपर जो है इस पूरे चुनाव का परिणाम जो है निर्भर करेगा। नगमा, ठीक है, धन्यवाद आपका मनीष। मैं यही पूछ रही थी कि जो पहले दौर में चुनाव हो रहे हैं जिसमें शेखपुरा, जमुई, खगड़िया ये सब इलाके हैं, उनकी क्या खासियत है इन इलाकों की? वैसे जमुई है जहां पर जो चिराग पासवान वहाँ पर डटे रहे हैं, वहाँ से दिग्विजय सिंह की लड़की श्रेयसी सिंह जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। धन्यवाद आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। आप कह रहे हैं जैसा कि जो मुकाबला है दरअसल वो बीजेपी बनाम नीतीश एक तरह से लग रहा है, जो लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार काफ़ी परेशान से दिखाई दे रहे हैं। इस बार के चुनाव में आखिर वोटर किस आधार पर वोट देने वाले हैं, किस आधार पर पार्टी और उम्मीदवार चुनने वाले हैं? बेगूसराय के साहिबपुर कमाल कस्बे में पहुंचे हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। उन्होंने शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर कुछ नौजवानों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर उनका इरादा क्या है। मैं इस वक्त बेगूसराय के साहिबपुर कमाल कस्बे में मौजूद हूं और आज हम बात करने के लिए रोजगार और शिक्षा पर इस जगह पर आए हुए। हमारे साथ में तमाम सारे नौजवान हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप अभी क्या काम कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हैं। कौन से क्लास में हो? 12th में। अच्छा सॉरी, पार्ट 1 में। पढ़ाई लिखाई अभी कहाँ हो रही है? हाँ। वो तो कोरोना के नाम लेके बंद कर दिया है ना। और आप तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हो? नौकरी? हाँ कम। अब तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, मगर बहालियाँ नहीं निकल रहा। नौकरी क्या, रोडे पे छिट्टा लेके घूरेंगे। जो कस्बा है वहाँ पर पढ़ाई
स्कूल की क्या हालत है? यहाँ जंजर है। अभी जौहरी लाल उच्च विद्यालय को आप जाके देख लीजिए। मंत्री साहब के पीछे घर है, वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ का स्थिति आपको अपने स्पष्ट पता चल जाएगा। वहाँ सही से अल्बेस्टर नहीं है स्कूल में। तो बेरोजगारी की क्या हालत है अभी गांव में? ये लोग चाहते हैं बेरोजगारी बरकरार रहे और झांसा दे दे करके हुकूमत करें। 15 साल सामाजिक न्याय के नाम पर लालू जी बिहार को बेवकूफ़ बनाए और ये सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो कसम खा करके कह दे कि बिना रिश्वत के काम होता है। तो जो दिल्ली बम्बई से लौटे उनको मिला रोजगार? ना कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? रोजगार है ये नहीं तो मिलेगा कैसे? ये सब अभी क्या कर रहे हो? हम तो अभी ग्रेजुएशन किए हैं, ऐसे बेरोजगारी घूम रहे हैं, क्या करेंगे? है ही नहीं। तो रोजगार के लिए कुछ आपने प्रयास नहीं किया? प्रयास किए, फॉर्म भी आए तभी तो भरेंगे फॉर्म, मौका मिले तभी तो। कहीं तो आरक्षण जान ले रही है तो कहीं अपना हुनर रहने के बावजूद भी ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। नीतीश कुमार के सरकार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल, शिक्षा के नाम पर एकदम खत्म है सरकार। अच्छा। कुछ शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। ऐसे आपने कर लिया तो आपका कहने का मतलब है कि शिक्षक नहीं रहते हैं, पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं होती है। शिक्षक रहते हैं पर क्लास नहीं होता वहाँ। फिर आप कैसे पास किए? तो हम अपने गाँव में ही ट्यूशन करके पास किए, ट्यूशन से, और हम अपना जानकारी हम अपने प्राप्त किए। कुछ बहुत सारे लोग मजदूर लौटे होंगे बाहर से, उनको रोजगार का क्या प्रबंध कुछ हुआ? कोई रोजगार नहीं। कोई रोजगार नहीं है? नहीं, मरो अपना भाग से जियो, अपना भाग से। अच्छा। हाँ। तो सारे गांव के लोग ऐसे राज है? नहीं, तो सारे लोग गांव के ऐसे ही बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो बेरोजगार नहीं बैठे हैं तो काम कोदार जाकर पारेंगे? कहाँ है रोजगार? नहीं, 2 नल जल वाला अथी मिला है, 2 4 को लगाया है। अच्छा, क्या? और बेरोजगारी बढ़ा दिया कोरोना के नाम लेके। चिराग दाना चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है युवा नेता जरूरी है। करे छे खेला इकी एको के दै छे नौकरी आ भाई अथी पढ़ैला बने 5 महीना 6 महीना से अथी केने छे, रोजगारिया के जान मार रहल छे। रोजगार नहीं मिला दादा? नहीं, कुछ नहीं। नीतीश छोड़ के कोई चलेगा? रोजगार तो कुछ नहीं मिला। नीतीश छोड़ के कोई चलेगा? आप क्या काम किए? हम काम करते हैं मजदूर का। मजदूरी का? हाँ, जोराई प्लस्तर का। अच्छा, तो पढ़ाई आपने नहीं की? पढ़ाई किए, बंद कर दिए, पढ़ते मन नहीं लग रहा था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद काम ही नहीं मिल रहा, लॉकडाउन से बैठे हैं घर में। ये सारे लोग बैठे हुए? हाँ, सब जब से बाहर में फंसे थे उसमें भी आने में बहुत कष्ट हुआ। दूसरा आएगा तो रोजगार मिल जाएगा। कष्ट हुआ, कष्ट हो रहा है। आप अच्छा पहले कहाँ पर काम करते थे? पहले बेंगलोर में। तो बेंगलोर से कब आए आप? हो गया 2-3 महीना पहले आए। उसके बाद से आप फिर से लौटे नहीं? नहीं, लौटे का यहीं बैठे आराम से। आपके गांव में रोजगार के लिए कुछ ट्रेनिंग हुई? हाँ हुई। हाँ हुई। GST हुई, कोरोना हुई, नोटबंदी हुई, ये 3 तरह की विकास हुई है। अच्छा। हाँ, तो आपका भी विकास हो गया है? हाँ, यही विकास देख रहे हैं आपके सामने, आप भी जानते हैं। आप भी जानते हैं क्या विकास हुआ है। नोटबंदी है, कोरोना है, GST है, सब विकास है ही है आपके सामने में विकास। अच्छा, दारू खुला मिल रहा है? दारू खुला मिल रहा दारू यहाँ भी बोलिए, हर घर बिजनेस चालू है, कमीशन मिलता है, काम होता है। भैया यहाँ बोलिएगा यहाँ आ जाएगा, तुरंत फोन करेंगे यहाँ आ जाएगा, होम डिलीवरी हो रहा है पूरे बिहार। दारू बेरोजगार तो मिला हुआ है। बेरोजगार क्या, बेरोजगार है ना, यही तो बेरोजगार दे रहे हैं, यही नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं, यही रोजगार नीतीश जी दे रहे हैं। दारू तो अभी फोन करेंगे आ जाएगा, बोलिए ना तुरंत। यहाँ तमाम सारे लोगों से बात किया, उनका कहना है कि जो स्किल डेवलपमेंट की योजना सरकार ने बनाई थी वो भी उनके गांव पे नहीं एक भी सेंटर खुले, और तमाम सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेंगलोर दिल्ली से वापस आए हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेगूसराय से मुन्ना और संतोष के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर
उत्तर बिहार के चंपारण को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2015 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी बिहार के 18 जिलों में खाता नहीं खोल पाई थी, तब भी पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में से 8 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद कुमार हैं, लेकिन उनको अपने क्षेत्र में जनता की भारी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। मोतिहारी से 4 बार के विधायक प्रमोद कुमार को घेरकर जवाब तलब करती जनता। प्रमोद कुमार बिहार सरकार में कला और संस्कृति मंत्री भी हैं। ये घूम घूम कर नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन जनता यहां बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज और चीनी मिल को लेकर सवाल पूछ रही है। हमारे मोतिहारी गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी आए तो बोले जे हम शुगर मिल का चीनी का चाय हम पी कर जाएंगे। आज इतना दिन हो गया, ना नीतीश कुमार चीनी मिल चालू कराए, ना नरेंद्र मोदी चालू नहीं कराए। बिहार का कोई नेता से हम लोग खुश नहीं है। चीनी मिल भले कोई नेता यहाँ चालू नहीं किया। हम लोग किसान का बहुत यहाँ दिक्कत है। चीनी मिल आता, खेत में गाना रोपाता, मोतिहारी मिल में जाता, वर्कर भी खटता, लेबर भी खटता, हम लोग का पैसा भी मिलता था। ये सब बंद है, लेकिन कोई सरकार कोई सुनवाई नहीं दी है। कोई, या भाजपा हो गए, चाहे आरजेडी हो गए, चाहे कोई हो। लेकिन मंत्री जी सारी जिम्मेदारी 15 साल पहले की लालू सरकार पर डालकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी मिल एनडीए सरकार के समय नहीं बंद हुआ, चीनी मिल यूपीए सरकार के समय बंद हुआ और पति पत्नी के राज के समय बंद हुआ। जहां तक आयुर्वेद कॉलेज का सवाल है, तो आयुर्वेद कॉलेज के जो है कर्मचारी और जो छात्र थे इतने अधिक हो गए थे, जिसके दिशा में जो व्यवस्था में त्रुटि होने के कारण वह बंद है। आरजेडी उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी अपने डोर टू डोर कैंपेन में नीतीश सरकार की नाकामी पर तो प्रहार करते ही हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद होने और चीनी मिल न खुलने के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताते हैं। मोतिहारी में लगातार 4 टर्मों से या एमपी और विधायक हम लोग के पार्टी के खिलाफ के ही हैं, जो एनडीए सरकार के हैं, और लगातार 15 वर्षों से उनकी सरकार है। यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो आए थे, बोल के गए थे कि इसके बाद जब हम आएंगे तो मोतिहारी चीनी मिल का चाय पीकर जाएंगे, लेकिन मोतिहारी चीनी मिल की ज़मीन और चीनी मिल तक बिक रहा है और बिक गया है। और जो किसानों का भुगतान है आज तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। जो वर्कर है मर रहा है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। मोतिहारी, सकरी, लोहट, बिहार की 28 में से 17 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं और मोतिहारी का भी उनमें से एक है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी आने वाले हैं। देखना है कि इस बार वो मोतिहारी चीनी मिल की चीनी की चाय पीने की बात करते हैं या नहीं। मोतिहारी से पंकज कुमार के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गोहत्या कानून के दुरुपयोग पर हाईकोर्ट चिंतित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। हमारे साथ कमाल खान हैं। कमाल, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का? हाईकोर्ट ने क्या कहा है, दरअसल क्या फिक्र है और क्या डर है इलाहाबाद हाईकोर्ट को? देखिए, ऐसा है कि शामली के रहमू नाम के एक शख्स को गाय का गोश्त गैर कानूनी ढंग से रखने या व्यापार करने के मामले में जेल भेजा गया था। ये उनकी बेल ग्रांट करते हुए हाईकोर्ट के ने इसके ऊपर अपना ऑर्डर दिया है और ऑर्डर में उन्होंने लिखा है, अगर उसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन करें, कि बेगुनाह लोगों के ऊपर इस कानून का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग हो रहा है। जब भी कोई मीट बरामद होता है, बिना फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच के उसको गाय का गोश्त घोषित कर दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में
गोश्त को जांच के लिए नहीं भेजा जाता और आरोपी एक ऐसे अपराध के लिए जेल में सड़ता रहता है जो उसने किया ही नहीं है। जब भी गाय बरामद होती है उसका रिकवरी मेमो नहीं बनाया जाता है। गौशालाएं दूध ना देने वाली गायों को नहीं लेती हैं और जनता ऐसी गायों को कूड़ा, पॉलीथीन खाने और नाली और सीवर का पानी पीने के लिए छोड़ देती हैं। गाय और दूसरे छुट्टा जानवर सड़क पर ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हैं। उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट और मौतें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रहमू नाम के जो शख्स हैं ये मौके पे पकड़े भी नहीं गए थे और ये साबित भी नहीं होता है कि ये मीट कहीं इनके पास था या इनका था, लिहाजा उनकी बेल ग्रांट की है। लेकिन उन्होंने एक जनरल बात बताई है कि किस तरह से जो बड़े पैमाने पे इस तरह के मामले हो रहे हैं उसमें कैसे काउ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जी, इसको बहाना बनाकर लोगों के ऊपर ज्यादती भी की जा रही है और इसलिए ये फिक्र जताई गई है। शुक्रिया आपका कमाल। इस वक्त तेज की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना का हाल, खास तौर पर मुंबई किस तरह का रिकॉर्ड बना रहा है। मुंबई शहर में कोरोना के मामले अब पहले से घटे हैं, लेकिन मुंबई के नाम एक अजीब सा रिकॉर्ड जुड़ गया है। ये देश का पहला शहर है जहां कोरोना की वजह से 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 85% की उम्र 50 से ज्यादा थी। कोरोना से 10,000 से ज्यादा मौतें, ये एक डरावना आंकड़ा है। मुंबई में कोविड से अभी तक कुल 10,062 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 8,580 यानी कि 85% लोग 50 से ज्यादा उम्र के थे और 50% से अधिक लोग ऐसे थे जिन्हें डायबिटीज, किडनी रोग, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, फेफड़ों की बीमारी जैसी समस्याएं भी थी। स्पेशली द बुजुर्ग जनता जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, इनको घर पे होम क्वारंटाइन ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इन लोगों को जल्द से जल्द गवर्नमेंट सेक्टर वाले कोविड सेंटर्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने चलाए हुए कोविड सेंटर्स हो, वहां पे एडमिट होकर तुरंत इलाज शुरू कर देना चाहिए। ये 55 साल की कोविड मरीज हैं। टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों की मदद से पति सहित मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में भर्ती हुई। समय पर अस्पताल लाई गई, इसलिए अब हालत बेहतर है। 1-2 दिन बुखार आई पहले, उसके बाद डॉक्टर ने टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने से पहले ही सांस फूलने लग गई। सांस फूलने लगी तो हमारे बिल्डिंग वालों ने यहाँ फ़ोन ऑन करके मेरे हस्बैंड भी को और मुझे दोनों को यहाँ पहुँचा दिया। ये पेशेंट जब भी आए थे इनका कंडीशन इतना अच्छा नहीं था। शी वॉज पॉजिटिव, हैविंग फीवर, ब्रेथलेसनेस, प्लस इनका शुगर्स थोड़ा अनकंट्रोल था। सो ओवर ईयर यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली HGT 5 टाइम चेक करते हैं, जो शुगर का टेस्ट होता है। वी हैव अ डाइटिशियन ओवर ईयर जो डेडिकेटेड डायबिटीज़ लोगों को देखते हैं रोज़, उनका डाइट कैसा है, सब कुछ सही से, शुगर फ्री फूड, वो सब कुछ वो मैनेज करते हैं। एंड एज यू नो, अगर शुगर्स अच्छे से कंट्रोल में रहते हैं, इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक होता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में ये भी पाया गया है कि मरीज अभी भी बहुत देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालत बिगड़ती है तो सीधे ICU में भर्ती होते हैं, फिर उन्हें बचाना मुश्किल होता है। लेकिन मौतों की इतनी बड़ी संख्या के बाद पहले से ही सावधान रहने की जरूरत तो है ही, सरकारी स्तर पर कुछ और पुख्ता तैयारियों की भी सख्त जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।